इवनिंग एवरीवन। आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, इट इज बेसिकली इन रिलेशन विद ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी में थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डेकॉइटी and dacoity. Theft majorly talks about section 378 to 382, extortion 383 से 389. ऑल्दो सारे नहीं पढ़ने हैं अपने को, बट कौन सा सेक्शन कहाँ तक कवर करेगा वो देख ली बात। रॉबरी एंड डेकॉइटी 390 से शुरू होकर 404 तक चलेंगे बच्चों। 404 नहीं बोलना चाहिए, 402, ठीक है, क्योंकि 403 तो मिस अप्रोप्रिएशन है और 403 के बाद 404 डेथ के केस में मिस अप्रोप्रिएशन है, ठीक है। तो इन सेक्शन के बारे में बात करनी है, गौर फरमाइएगा। What is theft? A person with the intention to take a property dishonestly. Whenever a person with the intention to take a property dishonestly move such property, he is said to have committed offense of theft. मेरी बात फिर से समझिएगा। Whoever with the intention to take a property dishonestly move such property is said to have committed offense of theft. एक खास बात और है। पहला, dishonest intention to take the property। दूसरा, मूव करता है उस प्रॉपर्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान। तीसरा, आउट ऑफ हिज पोजेशन। ये बात ध्यान रखिएगा। थर्ड कंडीशन इज आउट ऑफ हिज पोजेशन। तो अगर मैं सिद्धि, केशव, शिवांश, धनगर, खुशी शाह, खुशी आहूजा, खुशी सारन, खुशी एक और थी, खुशी सिंह, एक भी खुशी है कि नहीं? अब एक ही खुशी है। बहुत सारे थे, ठीक है भैया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एवरीवन इज डूइंग प्रिपरेशन अपने लेवल पर। सब सुविधाएं, सब अपनी सुविधाओं अनुसार देखते हैं। आजकल रिकॉर्डेड मिल रहे हैं तो क्यों? हाँ, तो थेफ्ट के लिए इसेंशियल क्या हुआ? पहला, इंटेंशन to take property dishonestly. Intention to take property dishonestly.
दूसरा, आउट ऑफ पोजीशन, आउट ऑफ पोजीशन। सिर्फ इंटेंशन होने से काम नहीं चलेगा, इट इज जस्ट अ मेंस रिया। देन व्हाट वी नीड टू डू, मूव सच प्रॉपर्टी, मूव सच प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज कंडक्ट और एक्टस रियस। बरोबर है, हाँ या ना? सर जो आपने नोटबुक में स्पेस छुड़वाया था वहीं पर लिखना है, ये मुझे ध्यान नहीं है बेटा, मैंने कोई स्पेस भी छुड़वाया नहीं छुड़वाया, नो डोंट नो। ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार जहां ठीक लगे वहां पर। ठीक है, तो जब आप इंटेंशन के साथ कोई प्रॉपर्टी का पोजीशन किसी और व्यक्ति से लेते हैं, मतलब मूव सच प्रॉपर्टी, ही इज सेड टू हैव कमिटेड थेफ्ट। He is said to have committed theft. A first thing that we need to ensure is what do you mean by property over here? We are talking about a property which is movable one. जो क्या है? Movable है, या फिर which is just severed from earth, जिसे आपने सेपरेट कर लिया है, shall be considered as property. तो मेजरली if we are talking about theft, we are concerned with the property which is movable one. हम कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं थेफ्ट में? वी आर टॉकिंग अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि ठीक है जहां पड़ी मिल जाए वो। बट दूसरा, अगर जुड़ी हुई है तो वंस इट इज सेपरेटेड इट बिकम्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी। करेक्ट? डिसऑनेस्टली का मतलब क्या है यहां पर? डिसऑनेस्टली, याद है तुमको मैं 3 शब्द यूज करता था, डफर, 24, 25, 26, फ्रॉडुलेंटली और रीजन टू बिलीव। तो द इंटेंशन टू टेक द प्रॉपर्टी शैल बी डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब है wrongful gain to himself or wrongful loss to any other. wrongful gain to himself या फिर किसी को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, पोजीशन में भी लेना है, मूव भी करना है, और थर्ड इंटेंशन भी क्या होना चाहिए? डिसऑनेस्ट, खुद का फायदा या दूसरे का नुकसान। थर्ड, मूव दैट प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है? क्योंकि मुलचंदानी मेरा कहना है कि अगर मुझे एक प्रॉपर्टी को मूव करना है देन एंड देन ओनली इट इज कंसिडर टू बी दी थेफ्ट। हाँ या ना? मूव करने गया उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो तो हिल ही नहीं रही है, मूवेबल प्रॉपर्टी है तो सही पर बहुत भारी है, then it would be considered to have been attempt. हाँ या ना? फिर ऐसे केस में that would be considered as attempt to do that thing, क्योंकि अकम्प्लिश तो नहीं हो पाया ना, अपन मूव करने के लिए गए और उठाएं तो वो उठ ही नहीं रही है।
अब मान लो रोहित सर के यहाँ एक तिजोरी है 10 क्विंटल की इकलेरा में, ठीक है। अब मान लो उठाने जाए तो कैसे उठे, वो है तो मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दैट इज देन इन दैट केस दैट विल बी टर्म्ड एज अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, ठीक है। सर वो सुबह बोल रहे थे कि आप उनके मजे लेते हैं। मेरे को लगता है वो मेरे मजे लेते हैं। खैर ये तो बहुत लंबी समय से चल रही है ना डिबेट। चलिए, तो मूव करने का मतलब क्या, उन्होंने कहा सेपरेशन इटसेल्फ फ्रॉम एनीथिंग to which attached, अगर कोई चीज किसी से जुड़ी हुई है और आपने उसको सेपरेट कर लिया तो ये सेपरेशन भी क्या कर लाएगा अपने आप में मूवमेंट। इसका मतलब आप लेकर जाओ ये जरूरी नहीं है, आप उसको वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हो ये भी क्या माना जाएगा, मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। आप उसे सेपरेट कर रहे हैं इज अ मूवमेंट। दूसरा, रिमूविंग एनी ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल की स्पेलिंग चेक करना शायद गलत है, टू टेक द प्रॉपर्टी भी अपने आप में मूवमेंट है। इसका मतलब घर में घुसते ही 2 कुत्ते दिखते हैं, दोनों कुत्तों को दवाई वाली रोटी खिलाई, करेक्ट है। तो क्या कर लिया हमने, ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर दिया, ठीक है। उसको भी अपने आप में क्या माना जाएगा कि इट इज मूवमेंट। मेरी बात समझिएगा। और थर्ड, एक्चुअल मूवमेंट तो आएगा ही सही कि वाकई उठा लिया और भाग रहे थे, उठा लिया और भाग रहे थे, तो एक्चुअल मूवमेंट तो है ही, बट अपने आप में जिस चीज से वो जुड़ी हुई है उसको भी सेपरेट करना भी मूवमेंट है। और थर्ड वन मेरा कहना है कि जो भी ऑब्स्टेकल है उसको हटाना भी मूवमेंट है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अ बुलॉक कार्ट जिसमें बहुत सारा ट्रेजर है, खजाना, ठीक है। एक व्यक्ति इस बैलगाड़ी पे चढ़ जाता है और उसका डायरेक्शन तय करता है। तो एक एनिमल का केस हो अगर, ठीक है, तो इसको मूव करवाना भी अपने आप में किस में शामिल है, मूवमेंट में शामिल है। इसका मतलब अगर किसी के यहां पर कुत्ता पाल रखा है, किसी ने गेट के अंदर है, वो अपन ने उसको पुचकारा और बोला कुछ रोटी वोटी दिखाई और वो आपके पास आ गया, करेक्ट है, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज मूवमेंट, ठीक है। प्लस एनीथिंग which it carries shall also form
पार्ट ऑफ थेफ्ट। अब उस बैलगाड़ी में मान लो ट्रेजर था, तो बेल तो ठीक है, आपने उन्हें दिशा दी और वो अब चलने लगे, तो वो जो कैरी कर रहे हैं अपने साथ, दैट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, और उसे भी थेफ्ट माना जाएगा। ठीक है, जो प्रोविजन था 378 वो अपन कर गए। इलस्ट्रेशन समझना फिर से। वेयर अ पर्सन who is having dishonest intention to take the property out of the possession of any other one, if move such thing itself is considered to be theft, उसे theft मान लिया जाएगा। प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा, मूवमेंट का मतलब है एक्चुअली वहां से मूव करवाना। दूसरा, अटैच्ड है तो सेपरेट करना, ऑब्स्टेकल है तो रिमूव करना। एनिमल के केस में उन्हें उनकी मूवमेंट को इंश्योर करना, या फिर जो भी वॉट एवर दे आर कैरिंग वह भी इंश्योर करना क्या है, मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, ये तो बात वो हो गई जहां पर आपने थेफ्ट को समझा। अब कुछ ऐसी बातें जिसको लेकर अपने को डाउट होंगे। हाउ थेफ्ट इज डिफरेंट फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। थेफ्ट के केस में आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कोई पोजीशन में प्रॉपर्टी ले ली, किसी की पोजीशन से प्रॉपर्टी ले ली, बट सेक्शन नंबर 403 में तो ऐसी भी प्रॉपर्टी कवर होती थी, मूवेबल प्रॉपर्टी। 403 इज ओनली इन रिलेशन विद द मूवेबल प्रॉपर्टी, जो आपको किसी की पोजीशन में नहीं मिली, सड़क पर पड़ी मिली, हाँ है ना। तो सड़क पर पड़ी हुई चीज कभी भी किस में कवर नहीं होगी, थेफ्ट में कवर होगी नहीं, क्योंकि किसी की पोजीशन से थोड़ी ली है, वो तो अपन को मिली सड़क पर, हाँ है ना। तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का एक पॉइंट क्या डिफर कर गया कि साहब वहां पर जो प्रॉपर्टी मूवेबल है वो केस भी शामिल करती है जहां पर वो किसी की पोजीशन में नहीं है। और दूसरा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में जब आपने वो प्रॉपर्टी ली है, दैट टाइम फ्रॉम जब उस प्रॉपर्टी को आपने लिया उस समय इंटेंशन गलत नहीं है, देयर आफ्टर इंटेंशन बिकम्स डिसऑनेस्ट, और यहां पर जो डिसऑनेस्टी है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, बोलो, कुछ और डिफरेंस भी है जो अपने को देखना है, बट हाँ शुरुआत अपन ने कर दी। एक बार आ जाओ अब सेक्शन 378 पर। देखिएगा, थेफ्ट, ठीक है, मेरे नंबर में तो पेज जब चेंज हो जाएंगे मेरे नोट्स में, आपके इसमें चेक कर लेना, ठीक है, मेरे इसमें तो चेंज हो गए। देखिए, whoever intends to take dishonestly any movable property out of possession of any other person without that person's consent is said to have committed if moves that property. क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को मूव करता है। Essential elements of the theft are there should be intention, property should be movable. Movable कैसे पता चला, एक्सप्लेनेशन में आएगा। Property should be taken out of possession and property should be moved. Explanation number 1. A thing so long as it is attached to earth not being movable property is not subject of theft. सर रिकवरी अपलोड नहीं हो रही, हो सकता है, मुझे नहीं पता बेटा, है ना। मैं तो बोल देता हूँ कि रिकवरी अपलोड कर दो, पर वो अगर ना करे तो बात अलग है, मैं एक बार और बोल दूंगा उनको, ठीक है। इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, बट इफ इट बिकम्स केपेबल ऑफ बीइंग सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सुन एज
इट इज सिवियर्ड फ्रॉम द अर्थ, जिससे आपने उसको अलग किया वो मूवेबल बन जाएगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में कहा है कि भैया सेपरेशन का एक्ट इटसेल्फ क्या हो सकता है, मूवमेंट। इन्होंने कुछ आगे पीछे कर दिया, चलो ठीक है। अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग मूव बाय रिमूविंग ऑब्स्टिकल विच प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 3 होना चाहिए एग्जैक्टली बेयर एक्ट में, बट ठीक है। Example, opening the tap for the purpose of taking the expensive liquid kept there under। तो obstacle क्या था, जो नल लगा हुआ है। मोमेंट बस इतना ही दिया है आपको, एग्जैक्टली कुछ एक्सप्लेनेशन आपको दिया नहीं है, पर ठीक है। सिचुएशन विच कंस्टिट्यूट थेफ्ट और सिचुएशन विच डज नॉट कंस्टिट्यूट थेफ्ट। एग्जाम्पल IMP मार्क करके जाना, एग्जाम्पल IMP मार्क करके जाना, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हर्ष हिंदू भैया, अच्छा इसका मतलब ये हर्ष पटेल तुम हिंदू हिंदू लगाने लगे हो आजकल, ऐसा हो गया है क्या? मोदी भक्त है मतलब हर्ष पटेल, क्या ऐसा हो गया क्या? नहीं वो कलवाने है अलग। सर प्लीज रिकवरी अपलोड करवा दीजिए। अरुण पाटीदार, देखो ये सुविधा है, मतलब इट इज अ फैसिलिटी बट इट इज नॉट अ राइट। ये कोई राइट नहीं है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत क्लियर कट फंडा है, मेरे लिए तो बिल्कुल बहुत क्लियर है ना। दूसरे मतलब रोहित भैया बोल देते हैं तो और तो अपलोड हुई है, नहीं तो मेरी तो रिकवरी अपलोड होने के लिए मैंने साफ मना कर रखा था, कोई ठीक है, कितनी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना। बहुत सारे बच्चों को मैंने सीधे मना किया, ये गलत बात है बच्चों। A cut a tree on Z ground with the intention of dishonestly taking the tree out of Z possession। कट करना itself क्या माना जाएगा? थेफ्ट, सेपरेशन है बिल्कुल। Without Z consent here, as soon as A has severed the tree in order to such taking, he has committed theft। वहां से उठाकर लेके जाए ये जरूरी नहीं है, यहां से उठाकर लेके जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सेपरेशन अपने आप में क्या कहलाएगा? मूवमेंट। इलस्ट्रेशन 2, ए पुट अ बैट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट। बैट मतलब आप समझते हैं कुछ चारा, ठीक है। एंड दस इंड्यूसेस दैट डॉग टू फॉलो इट, ठीक है, फॉलो मी। मूवमेंट इंश्योर कर दिया आपने, वो आपके अपने आप आपके पीछे आने लगे, करेक्ट है। तो एनिमल के केस में उनका मूवमेंट भी आपकी तरफ क्या माना जाएगा? हाँ, कि आपने थेफ्ट किया है, बशर्त है देयर शुड बी डिसऑनेस्ट इंटेंशन। Here, if A's intention be dishonesty to take the dog out of Z possession without Z consent, he has committed as soon as dog has begun to follow। जैसे उन्होंने शुरुआत कर दी पीछे जाने की, इट वुड बी कंसिडर्ड कि भैया आपने क्या कर दिया है? थेफ्ट कर दिया। Which do not constitute theft। इलस्ट्रेशन IMP मार्क करना, मैंने कहा इलस्ट्रेशन बेस्ड ही क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाएगा। और क्या लिखने पड़ेंगे? थेफ्ट की डेफिनेशन, इसेंशियल्स। क्या लिखने पड़ेंगे? थेफ्ट की डेफिनेशन याद हो तो ठीक है, नहीं तो इसेंशियल्स तो छाप के आना है, ठीक है। Z गोइंग ऑन जर्नी इंटरेस्ट हिज प्लेट टू A। अब मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट किया इसका मतलब ये तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जाना चाहिए। देखो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में और थेफ्ट में क्या डिफरेंस है? यहां पर हाँ, थेफ्ट के केस में हम जबरदस्ती आउट ऑफ पोजीशन लेते हैं, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में सामने वाला आपको इंटरेस्ट करता है, करेक्ट है। द कीपर ऑफ वेयर हाउस टिल Z शैल रिटर्न, जब तक Z आ नहीं जाता। ए कैरीज द प्लेट
to a goldsmith and sell it. Here the plate was not in Z possession. आपने Z की possession से लिए क्या? नहीं, उसने आपको दी है. It could not therefore be taken out of Z possession. A could not have committed theft though he may have committed breach of trust. Most IMP example है, एग्जाम में छप जाएगा, ध्यान रखना. ठीक है, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में और थेफ्ट में क्या डिफरेंस बताएगा प्रणव कुमार? कि थेफ्ट में यू हैव टेकन दैट प्रॉपर्टी, ठीक है. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में दैट अदर पर्सन हैज entrusted you the property. Breach of trust में in the very initial stage there is no dishonest intention. मिलने के बाद आपका इंटेंशन खराब होता है, जैसा 403 में होता है. बट यहां पर जब अपन पोजीशन ले रहे हैं ना, इंटेंशन शुरुआत से ही खराब है. ठीक है. इलस्ट्रेशन 4. ए फाइंड अ रिंग लाइंग ऑन द हाई रोड. मतलब किसी की अंगूठी रास्ते में मिली. अब मुझे एक बात बताओ, रास्ते में मिलना इज समथिंग विच वी हैव टेकन पोजीशन? नहीं, ये तो यहां तो आएगा नहीं. तो अब कहां जा सकता है? मूवेबल प्रॉपर्टी 403 में ही जा सकती है, इसके अलावा तो कहीं जा ही नहीं रही है. क्योंकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी सामने वाला इंटरेस्ट करता है, और फ्रॉड में भी हम अगर किसी से कोई प्रॉपर्टी का पोजीशन लेते हैं तो उसको इंड्यूस करते हैं फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली. ठीक है, तो सामने वाला दे कोई प्रॉपर्टी तो फिर चीटिंग लगती है या फिर अपना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगता है. करेक्ट है. हम छीन लें तो थेफ्ट लगता है, रास्ते में मिल जाए तो फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बनेगा. नॉट इन पोजेशन ऑफ पर्सन ए बाय टेकिंग इट कमिट नो थेफ्ट तो ही में कमिट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. क्लियर है बात? हाँ या ना? चौहान, अदसुरे. अब कुछ नहीं है, मेजरली यही था. अब उन्होंने सारे एग्रावेटेड फॉर्म बता दिए. जैसे एग्रावेटेड फॉर्म तुम्हें याद है 406, तो नॉर्मल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे पनिशमेंट है ना? नॉर्मल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे पनिशमेंट है 2 साल थोड़ी है, 3 साल है. 3 साल या फाइन या बोथ. 7 साल, फिर 7 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर्स. तो हर कोई व्यक्ति कोई और करता है तो एग्रावेटेड फॉर्म दिखाई देती है. करेक्ट है. तो ये अगर थेफ्ट कोई करे तो नॉर्मल पनिशमेंट बनती है 3 साल या फाइन या दोनों. ठीक है. बट किसी के घर में ड्वेलिंग हाउस में अगर बन जाते हैं, ठीक है, जहां लोग रहते हैं या जहां गोडाउन है, प्रॉपर्टी रखी हुई है, तो फिर पनिशमेंट बढ़कर 7 साल एंड ऑल्सो विद फाइन. ये इसका मतलब कौन सा हो गया? एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट. बोलो. एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट. ड्वेलिंग हाउस. इस तरह से अगर थेफ्ट करने वाला व्यक्ति क्लर्क हो या सर्वेंट हो, अब बताओ भरोसा किस पे ज्यादा करते हैं? क्लर्क और सर्वेंट पे. तो यहां पर 7 years एंड ऑल्सो विद फाइन. ठीक है. ये कौन सा हो गया? ये हो गया 380, ये हो गया 381, और ये हो गया 382, और ये हो गया 379. ये लिखा ही है. ठीक है. एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट. मैं किसी के घर में, मतलब मैं नहीं बोलूंगा, a person A went into a dwelling house or in any property with a pistol with the intention कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी वहां से ले जाने के लिए मुझे रोका या चोरी करने के लिए मुझे रोका,
या मुझको पकड़ने की कोशिश की, तो मैं उसी समय उसको डरा सकता हूं, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ हर्ट, या फियर ऑफ रिस्ट्रेंट। तो थेफ्ट कमिट करने के लिए या अच्छे से थेफ्ट कमिट करने के लिए अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है, करेक्ट यूज कर रहे हैं, वो बात बोली नहीं गई है। अब आप कुछ लेके तो जरूर गए थे। उनका कहना है कि अब ऐसे केस में जब आप अपने साथ कुछ हथियार वथियार लेके जाते हो जिसका उद्देश्य बेसिकली किसी को रिस्ट्रेन करना या किसी को डेथ या किसी को हर्ट करना या उसको इस उद्देश्य से डराना, तो फिर थेफ्ट पर लग जाएगा 382। चेक करना, आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट। मेरी बात क्लियर? याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट यू शुड हैव आइडिया कि भैया ये 4 पॉइंट है किसके, तो एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट, एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट। तो सर्वेंट अलग प्रिपरेशन करेगा तो 382 में आएगा? नहीं नहीं नहीं, जिस समय वो थेफ्ट कर रहा है उस समय वो प्रिपरेशन करके वहां गया है, प्रिपरेशन करना नहीं। थेफ्ट करने आप गए और इस प्रिपरेशन के साथ गए थे, मतलब थेफ्ट तो आपने कमिट किया है और आपके पास पिस्टल है, तो पिस्टल मतलब क्यों ली होगी आपने? विद इंटेंशन टू कॉज हर्ट और टू कॉज फियर ऑफ हर्ट और डेथ और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रस्सी वस्सी लेके गए, जरूरत पड़ी तो किसी को बांध देंगे। तो ये प्रिपरेशन जब आप अपने साथ करके जाते हो तो थेफ्ट आपने कमिट किया, बट इतनी प्रिपरेशन के साथ कि आपके पास है भैया जरूरत पड़ी तो आप ऐसा कर दोगे, तो फिर आप पर ऐसे थेफ्ट में 400 नहीं 382 लग जाएगा, 382। हाँ बेटा, वो अब आगे बात करेंगे, ठीक है? ये क्लियर? तो बताओ 378 व्हाट इज थेफ्ट, 379 थेफ्ट फॉर पनिशमेंट, 380 थेफ्ट इन द ड्वेलिंग हाउस, 381 theft by a servant or clerk, and 382 theft with the preparation to cause death, to cause hurt, to cause wrongful restraint. अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों एक्सटॉर्शन की। अगेन एग्जाम में क्या आएगा? इलस्ट्रेशन। एग्जाम में क्या आ जाएगा? इलस्ट्रेशन। दूसरा इसेंशियल। एक कल आपको थोड़ा सा मैं इसेंशियल बुक का एमसीक्यू बताना भूल गया। जितने भी आईपीसी में आपने ऑफेंस देखे हैं, वॉट एवर यू हैव सीन, हर ऑफेंस को लेकर अक्षता अधसूरे इसेंशियल्स याद करके जाना। हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि कौन सा इसेंशियल किसको बिलोंग नहीं करता, या कौन सा इसेंशियल किसको बिलोंग करता है। मेरी बात समझ में आ गई? थेफ्ट इज ऑलवेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कीप इन माइंड। थेफ्ट किसका है? हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का है, आउट ऑफ पोजीशन, with dishonest intention from the very beginning, and there is a moment. क्लियर बात? अब एक्सटॉर्शन में आप क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा फिर से। whoever, जो भी व्यक्ति cause fear of injury to any person and cause him or induce him to give a property,
अब whether movable or immovable or anything which is valuable security or can be converted into valuable security. फिर से whoever cause fear of injury to the person or to any other person, to person himself or to any other person, and induce him to deliver any property or valuable security or thing which can be converted into valuable security is said to have committed extortion. अब समझना कि क्या बात हो गई. सबसे पहला एक्सटॉर्शन की अगर बात करें तो सेक्शन कौन सा आ जाएगा? 383. कौन सा सेक्शन आ जाएगा? 383. फिर सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं एक्सटॉर्शन में? तो उसने कह दिया देयर इज फियर, कॉज फियर ऑफ इंजरी. अब दिस इंजरी कैन बी ऑफ माइंड, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन या फिर बॉडी. टू पर्सन हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन. ठीक है, उसको फियर कॉज करना, वो भी किसका? इंजरी का. इंड्यूस सच पर्सन टू डिलीवर प्रॉपर्टी. इसका मतलब ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों हो सकती है. एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटी. तो किसी को डरा धमकाकर अगर हम उससे वो प्रॉपर्टी लेते हैं, और कैसा डराते हैं कि भैया तुझे नुकसान पहुंचाऊंगा या किसी और पर्सन को, इज सेड टू हैव कमिटेड ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन. एक बंदूक मेरे पास है और मैं किसी पर्सन ए के सिर पर या कनपट्टी पर रखता हूं और बोलता हूं कि ये प्रॉपर्टी के कागजात मेरे नाम पर करो, वरना तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा. ठीक है, इंजरी है. ठीक है, सामने वाला पेपर पे साइन कर देता है, तो इज सेड टू हैव डन व्हाट? एक्सटॉर्शन. जो भी उसने लिया है प्रॉपर्टी के रूप में इज सेड टू हैव डन एक्सटॉर्शन. ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना. अगर कोई कहे कि डिफरेंशिएट करो थेफ्ट में और एक्सटॉर्शन में, तो आपका जवाब क्या होगा? व्हाट वुड बी द आंसर? अब समझिएगा, थेफ्ट में हम विदाउट कंसेंट लेते हैं, और यहां पर तो उसने खुद ने हैंड ओवर किया, मतलब कंसेंट तो है ना. वहां पर विदाउट कंसेंट आउट ऑफ पोजेशन लिया जाता है. ठीक है, यहां कंसेंट से ली जाएगी प्रॉपर्टी. दूसरा, इट ओनली डील्स विद द मूवेबल. इट डील्स विद मूवेबल
and immovable both. Not only movable, immovable, it also deals with valuable security which is not considered in theft at all. theft में सिर्फ movable property की बात कही गई है, valuable security शब्द कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है। फिर उसके बाद जो अपन ने सेक्शन पढ़ लिया, दैट इज सेक्शन नंबर 383। इसके बाद इसकी पनिशमेंट शुरू हो जाती है कि भैया जो नॉर्मल एक्सटॉर्शन है उसकी पनिशमेंट 3 साल या फाइन या दोनों। उसके बाद एक्सटॉर्शन के साथ आपने इंजरी की बात करी है, इंजरी में भी स्पेसिफिकली अगर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट या डेथ वाली इंजरी कॉज करने की बात कर रहे हैं या आपने तैयारी कर ली है, बाकी के एग्रावेटेड फॉर्म समझना है फिर अपने को। ठीक है, तो क्या समझ लिए, एक्सटॉर्शन की शुरुआत अपन कर रहे हैं। व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद एक्सटॉर्शन। क्लियर बात, क्या पढ़ने वाले हैं अब करें क्या, नोट से शुरू देखें इसको। ठीक है, देख तो लिया क्या होना चाहिए, इंड्यूस। कैसे, फियर से। और वही इंड्यूस अगर आपने फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली किया है तो वो चीटिंग में आएगा। मेरी बात समझना। हाउ एक्सटॉर्शन एंड चीटिंग डिफर्स फ्रॉम ईच अदर। तो आपने फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली किसी को इंड्यूस किया है टू हैंड ओवर द प्रॉपर्टी, वो चीटिंग है। और यहां पर किसी को फियर के साथ आपने अगर प्रॉपर्टी देने के लिए मजबूर किया है तो इट इज कंसिडर्ड एज एक्सटॉर्शन। ठीक है, इसके बाद रॉबरी और डिकॉइटी देखना है, जो एग्रावेटेड या यूं कहूं कॉग्नेट फॉर्म ऑफ ऑफेंस। क्या होते हैं कॉग्नेट बताता हूं, देखना जरा। 383, whoever intentionally put a person in fear of injury to that person or to any other। जब हम किसी व्यक्ति को इंटेंशनली इंजरी पहुंचाने का फियर या फिर किसी और अदर पर्सन को, एंड इंड्यूसेस डिसऑनेस्टली to a person who is in fear to deliver any property or valuable security or things which can be converted into, is said to have done extortion। ठीक है, तो क्या अंतर है एक्सटॉर्शन में और चीटिंग में? तो वहां पर आप फियर जैसा कुछ यूज नहीं करते, वहां तो आप अपने आप को वो बताते हो जो आप हो नहीं, जैसे चीटिंग बाय पर्सोनेशन। हाँ, धोखा। और यहां देयर इज अ फियर, इंड्यूस तो यहां पर भी है और वहां पर भी है। तो देयर शुड बी एन इंटेंशन टू पुट एनी पर्सन इनटू फियर ऑफ इंजरी। इंजरी का मतलब किसी भी तरह की हो, बॉडी, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, और एक और क्या बच जाता है, माइंड। By that fear of injury, dishonestly induce such person in fear to deliver property, valuable security or things which can be converted into valuable security। ठीक है, A threatens to publish a defamatory libel concerning Z unless Z give him money। ठीक है, fear कि मैं पब्लिश कर दूंगा तुम्हारे खिलाफ। He has committed extortion। A threatens Z that he will keep Z's child in wrongful confinement unless Z will sign and deliver to A promissory note binding Z to pay certain monies to A। Z sign, हाँ, sings नहीं है, signs and delivered the note। A has committed extortion। नॉर्मल एक्सटॉर्शन पर पनिशमेंट 3 साल या फाइन या बोथ, बट एग्रावेटेड फॉर्म में अलग अलग है। ठीक है, एग्रावेटेड फॉर्म में अलग है। किडनैपिंग का केस, सिद्धि जैन, किडनैपिंग का चार्ज अलग लगेगा। किडनैपिंग का चार्ज अलग लगेगा। अब समझना, जैसे मैंने तो अभी सिर्फ व्हाट आई हैव डन, मैंने किडनैप किया थोड़ी है, आई हैव कॉज्ड फियर कि भैया उठा लेंगे तुमको, पैसे दे दो। दैट इज एक्सटॉर्शन। इट इज जस्ट अ फियर, आई हैव नॉट किडनैप्ड हर और हिम। अभी कहां किया, बोलो।
अब इंजरी पहुंचा रहे थे तो ठीक है, 3 साल या फाइन। सिचुएशन ये याद मत करो अब, क्योंकि पूरे प्रोविजन तुमको दिए नहीं है, कंफ्यूजन ही होगा, ठीक है, तो ये आप स्किप कर जाएं। जादू नंदन सिंह वर्सेस एम्पेरर का केस, आईएमपी मार्क करिए, जादू नंदन सिंह वर्सेस एम्पेरर। ये एम्पेरर कब चलता था? जब प्रीवी काउंसिल थी, ठीक है। The accused, along with others, assaulted 2 persons and forcibly took their thumb impression on 3 blank papers. Court observed that these cases frequently occur when turn on the difference between giving and taking of thumb impression. The foreseeable taking of victim's thumb impression does not necessarily involve inducing a victim to deliver paper with the thumb impression. Therefore, offense of extortion is not established. क्योंकि इंड्यूस करते हैं तो वो हमको फियर के कारण साइन करके देता है, और यहां पर हमने उसको पकड़कर जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया 2 पेजेस पे। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या नहीं माना जाएगा? थेफ्ट तो माना नहीं जाएगा, और उसके अलावा एक्सटॉर्शन भी माना नहीं जाएगा। इट कैन बी क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट, ठीक है। जादू नंदन सिंह वर्सेस एम्पेरर, आईएमपी मार्क किया जाए, हो सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन दिखाई दे। अब मुझसे अभी एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि इलस्ट्रेशन बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ सकता है। क्या वाकई मैंने डिस्कस नहीं किया कि इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है? मेरे हिसाब से तो मैंने बताया, ठीक है, फिर भी अब बच्चे खास हैं, बताना तो पड़ेगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट, बोथ आर डिफरेंट। एक्सटॉर्शन इज डन बाय रॉन्गफुली गेटिंग द कंसेंट ऑफ द ऑनर, क्योंकि कंसेंट तो लिया ना, इंड्यूस कर रखा, बट कंसेंट के बिना लेते हैं तो थेफ्ट। बोथ मूवेबल इमूवेबल, बट एक्सटॉर्शन में तो दोनों मूवेबल इमूवेबल आती है, लेकिन थेफ्ट इज ओनली लिमिटेड टू मूवेबल। ध्यान रहेगा ये। तो पहला, या यूं कहूं आप सबको कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो है एग्जाम्पल, कि किसे हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माने या किसे थेफ्ट माने, किसको हम मिस अप्रोप्रिएशन माने और किसको हम थेफ्ट माने। फिर उसके बाद किसको हम एक्सटॉर्शन माने या फिर क्रिमिनल नहीं, एक्सटॉर्शन माने या फिर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। सार्थक शिंदे। अब अपन बात कर रहे हैं रॉबरी की। और उसके बाद डेकॉइटी की, रॉबरी की और उसके बाद डेकॉइटी की। उनका कहना है रॉबरी बिना थेफ्ट या एक्सटॉर्शन के हो ही नहीं सकता। इसका मतलब या तो थेफ्ट करोगे या एक्सटॉर्शन करोगे तो ही जाकर रॉबरी होगी, वरना रॉबरी नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ऑफेंसेस को कॉग्नेट ऑफेंस कह देते हैं। कौन से ऑफेंस कह देते हैं? कॉग्नेट, ठीक है। मतलब अगर कोई ऑफेंस करना, जब तक मतलब किसी दूसरे, कोई एक ऑफेंस करने के लिए दूसरा ऑफेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो दैट इज नोन एज कॉग्नेट ऑफेंस। ऐसे ऑफेंसेस क्या कहलाते हैं बच्चों? कॉग्नेट ऑफेंस। नहीं बेटा, कॉग्नेट रीजंस का मतलब होता है रीजनिंग। कॉग्नेट मतलब जो सोचे समझे हो, ठीक है। अब रॉबरी मतलब क्या? थेफ्ट के केस में रॉबरी कब होगी? जब
cause fear of death, hurt or restraint. या फिर instant death, cause death, instant death, hurt और restraint. अब मुझे एक बात बताओ, सेक्शन 382 में आप प्रिपरेशन करके गए थे, जरा चेक कर लो। 382 में आप प्रिपरेशन करके गए थे कि भैया जरूरत पड़ी तो प्रॉपर्टी को चुराने के लिए, ठीक है, वहां से भागने के लिए मेरे पास प्रिपरेशन है कि मैं किसी को डरा सकता हूं। फियर किस बात का? डेथ का, हर्ट का या फिर कन्फाइनमेंट का। तो प्रिपरेशन करके गया हूं लेकिन किया नहीं है, दैट इज थेफ्ट का 382। बट अगर मैंने इनको यूज कर लिया तो दैट थेफ्ट वुड टर्न टू बी रॉबरी। ठीक है, तो सर इंस्टेंट क्या होगा और यहां क्या होगा? यहां पर तो अपन ने बोला कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, ठीक है, एक तो ये हुआ। और वहीं हाथों हाथ उसका कोई घर वाला खड़ा होगा और बोले मार दूंगा, तो ये इंस्टेंट है हाथों हाथ। या फिर कल परसों कुछ भी नुकसान हो सकता है, तो दैट इज नॉट इंस्टेंट वन। तो ये कहां चला जाएगा? किस में? थेफ्ट को अगर अपन कर रहे हैं इस तरह के फियर के साथ तो रॉबरी कंसिडर होगा। क्या माना जाएगा? रॉबरी। मतलब अब क्या होना है समझिएगा। सबसे पहला, आप विदाउट कंसेंट मूव कर रहे हो डिसऑनेस्टली और कॉजिंग फियर। घुस गए घर में, दो चार लोग मिले, दरवाजा खोला, अंदर बिठा दिया, ताला लगाया और सब जो सामान उठाना था उठाकर आ गए। तो व्हाट वी डिड? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है। या फिर इंस्टेंट था ये तो, या डराएंगे धमकाएंगे, खड़े हो गए बस बंदूक लगा के, बोले सब लेके जा रहे हैं सामान। तो जब डर के साथ या इंस्टेंट डेथ के साथ या इंस्टेंट कन्फाइनमेंट के साथ या इंस्टेंट हर्ट के साथ आप प्रॉपर्टी वहां से जबरदस्ती लेके आ रहे हो, तो ये वाली चीज होगी। अब एक्सटॉर्शन में तो सामने वाला ही आपको प्रॉपर्टी दे रहा है, आप तो ले नहीं रहे, और वहां पर तो फियर ऑलरेडी है। पर अगर फियर इंस्टेंट वाला हो तो फिर एक्सटॉर्शन क्या हो जाएगा? रॉबरी हो जाएगा, क्योंकि फियर तो ऑलरेडी है ना वहां इंजरी का। कहां पे? एक्सटॉर्शन में। और इंड्यूस करते हैं तो सामने वाला आपको डिलीवर करता है। बट अगर वही जो फियर है दैट इज इंस्टेंट, देन इन दैट केस इट वुड बी एक्सटॉर्शन विच लीड टू रॉबरी। ठीक है, एक बार देखते हैं प्रोविजन। इतनी बात क्लियर क्या? तो एक्सटॉर्शन के केस में सिर्फ इंस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि फियर तो ऑलरेडी एक्सटॉर्शन में है। सिर्फ इंस्टेंट होगा एक्सटॉर्शन, देन इट लीड टू रॉबरी। बट थेफ्ट में देयर इज नो फियर, और अगर थेफ्ट में फियर आ जाए तो इट लीड्स टू ऑटोमेटिकली रॉबरी। अब चाहे वो इंस्टेंट हो या अदरवाइज। मेरी बात क्लियर है क्या? ऑनलाइन जरा एक बार बताओ, मतलब है ही सब ऑनलाइन। फिर पढ़ते हैं, अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फिर एक बार पढ़ते हैं। चेक करेंगे बच्चों, देखना। रॉबरी
As per section 390 of IPC, in all robbery there is a theft or extortion. MCQ मार्क कर लें. रॉबरी के लिए थेफ्ट या एक्सटॉर्शन में से कोई चीज तो होना जरूरी है. If in order to committing of the theft or in committing the theft, in order to commit and in commission, इसका मतलब यहां theft हो चुका है और यहां अभी करने वाले. और in carrying away or attempting to carry away property obtained by theft, offender for the end voluntary causes or attempt to cause any person death, hurt or wrongful restraint, or fear of instant death, hurt or wrongful restraint. तो आप क्या कर रहे हैं? इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट wrongful restraint और इंस्टेंट डेथ, या फिर voluntary causes attempt to cause death, hurt or wrongful restraint. अब समझना, मतलब एक तो इंस्टेंट है और एक डेथ है या फिर हर्ट है या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. तो क्या जो सर डेथ की तो क्या मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा? मर्डर का चार्ज तो लगेगा, बट इसके साथ एक और चार्ज लगेगा, वो है रॉबरी का. दैट इज रॉबरी विद मर्डर. If during committing theft the offender voluntarily causes or attempt to cause death, hurt, wrongful restraint or fear of these is said to have committed robbery. अब एक्सटॉर्शन में तो सिर्फ फियर तो ऑलरेडी है, आपको क्या करना है? इंस्टेंट. देखिएगा, if at the time of committing extortion in the presence of a person put in fear, commit extortion by putting that person in fear of instant death, hurt or wrongful restraint to a person or some other person, and putting induces a person to put in fear to deliver the things extorted, he is said to have done robbery by extortion. तो यहां पर सिर्फ इंस्टेंट है और यहां पर इंस्टेंस के साथ क्या है? कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज भी है. ये अंतर है, ध्यान रखना. ये अंतर है, ध्यान रखना. एक बार चेक कर लो आराम से, फिर एग्जांपल देखते हैं. एग्जाम्पल देखिएगा. During committing extortion, the offender is present before victim and commit the extortion by putting that person in fear of death, instant hurt or wrongful restraint. He commit a robbery. तो
अगर इंस्टेंट ना हो तो फिर बोलो, देखो समझना, एक्सटॉर्शन में आप हर एक इंजरी को शामिल कर रहे हो। फियर किसका है? इंजरी का। एक बार चेक करना, फियर ऑफ इंजरी। जबकि यहां पर जो है ये फियर किस बात का है? स्पेसिफिकली 3 चीजों का। ठीक है, तो एक्सटॉर्शन को अगर आप रॉबरी बनाना चाहते हो तो फियर तो हो, वो भी इंस्टेंट हो, और इसके साथ किसका हो? डेथ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या फिर हर्ट। ठीक है, तो इंजरी भी स्पेसिफिक हो गई है। कौन से वाली? ये 3। फियर ऑफ इंजरी भी स्पेसिफिक है। फियर ऑफ इंजरी में भी कौन सा? डेथ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और हर्ट, और इंस्टेंट होना चाहिए, तो वो एक्सटॉर्शन वुड लीड टू रॉबरी। अब पढ़िएगा जरा इलस्ट्रेशन। ए होल्ड जेड डाउन, मतलब उसको जमीन पर गिराकर पकड़ लिया जेड को, एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड मनी एंड ज्वेलरी फ्रॉम जेड्स क्लॉथ्स without Z consent. Here A has committed theft. In order to committing that theft, he voluntarily caused wrongful restraint, so he has committed robbery. क्योंकि इंड्यूस तो किया ही नहीं ना, उससे अगर खुद से लेते तो फिर वो क्या होता? अगर वो खुद ही आपको दे देता तो फिर अपन समझते कि ये कहाँ आएगा, रॉबरी में आएगा या नहीं। ठीक है, एक्सटॉर्शन के बाद रॉबरी में, बट यहां तो अपने उसकी पोजीशन से लिया, विदाउट कंसेंट लिया, और फिर कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट, डेथ और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो ये थेफ्ट लीड टू क्या बना? robbery. Theft lead to robbery. Situation which does not constitute a robbery. A obtains property from Z by saying your child is in the hands of my gang and will be put to death unless you send us 10,000 rupees. अब इसका मतलब आपने क्या किया? सामने वाले को डराया, फियर है, और उसको बोला कि तुम मुझे दे, तो इंड्यूस ही कर रहे हैं अपन, तो ये एक्सटॉर्शन तो हो गया। अब एक्सटॉर्शन से रॉबरी होने के लिए क्या जरूरी है? इंस्टेंट डेथ या किडनैपिंग या हर्ट। पर आपने क्या कहा कि भैया योर चाइल्ड इज इन द हैंड्स ऑफ माई गैंग, मतलब कहीं और है, हाथों हाथ तो उसके सामने तो नहीं है, तो ये सिर्फ एक्सटॉर्शन माना जाएगा, बट रॉबरी नहीं होगा, क्योंकि इंस्टेंट डेथ किसी भी कारण से नहीं हो सकती। उसके सामने आमने होता, बोले मार दूंगा बस, तू या तो पेमेंट दे या मार दूंगा, तो दैट वुड लीड टू एक्सटॉर्शन, बिकेम रॉबरी। फियर में चला जाएगा ना बेटा, इंजरी में तो आएगी, बट उसके साथ इंस्टेंट भी तो होना चाहिए रॉबरी के लिए। ठीक है, इलस्ट्रेशंस ध्यान रख के जाइएगा, कंफ्यूजन नहीं हो, एक बार पॉइंट टू पॉइंट देखकर जाना। डेकॉइटी करने से पहले कुछ भी नहीं है, डेकॉइटी में छोटा सा है, एक बार फिर समझ लो। इसेंशियल्स देखकर फिर से रॉबरी बताता हूं। रॉबरी के लिए यह बात तय है कि या तो थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा, या तो थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा। पहली बात, थेफ्ट के साथ अगर इंस्टेंट डेथ, हर्ट
रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो या फिर अटेम्प्ट और कॉज डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। फियर की जगह अटेम्प्ट और कॉज लिखना है। तो ये थेफ्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रॉबरी में। और एक्सटॉर्शन के केस में फियर तो ऑलरेडी है पर इंजरी का है और इंड्यूस कर रहे हैं। यहां पर फियर होना चाहिए पर इंजरी स्पेसिफिक हो गई, डेथ या फिर कन्फाइनमेंट और हर्ट, वो भी इंस्टेंट। wrongful confinement वो भी इंस्टेंट। देन एक्सटॉर्शन लीड टू रॉबरी। ठीक है, एक बार और चेक कर लो, एग्जाम्पल एक बार देख लो। अब रॉबरी अगर थेफ्ट के बाद होगी तो सिर्फ मूवेबल की होगी, और एक्सटॉर्शन के बाद होगी तो मूवेबल और इमूवेबल दोनों की होगी, इंक्लूडिंग वैल्यूएबल सिक्योरिटी। यहां पर सामने वाले से जबरदस्ती पोजीशन लिया जा रहा है और यहां पर वो खुद अपनी कंसेंट से दे रहा है। तो ये बात ध्यान रखें कि आप पोजीशन से ले रहे हो तो ये बात ध्यान रखना कि थेफ्ट से ही आगे बढ़ेगा। सामने वाला आपको प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो फिर थेफ्ट से आगे नहीं बढ़ेगा, फिर एक्सटॉर्शन से आगे बढ़ेगा। थेफ्ट में इंस्टेंट डेथ, हर्ट, फियर, हाँ मतलब फियर तो है ना बेटा, ये तो है ही यहां पे आकांक्षा गौतम, ठीक है बिल्कुल है। हटा दूं अब डेकॉइटी। डेकॉइटी तभी होगी जब रॉबरी होगी। मतलब रॉबरी और डेकॉइटी क्या हो गए? कॉग्नेट, हाँ या ना? मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है, रॉबरी तो होनी चाहिए। अब डेकॉइटी कैसे हो सकती है? रॉबरी से। रॉबरी कैसे हो सकती है? थेफ्ट से या फिर एक्सटॉर्शन से, हाँ या ना? तो पहले तो ये चेक करो कि थेफ्ट में या एक्सटॉर्शन में जा रहा है या नहीं। अगर यहां सेटिस्फाई हो जाए तो रॉबरी में जा रहा है या नहीं, फिर आप चेक करोगे कि वो डेकॉइटी में जा रहा है या नहीं। उनका कहना है अगर 5 या उससे ज्यादा लोग रॉबरी कमिट करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं या मिलकर काम करते हैं, एड टू ईच अदर, वो भी रॉबरी का, इट इज सेड टू हैव डेकॉइटी। डाकू लोग होंगे वो, ठीक है सर। मतलब थेफ्ट में गया तो डेकॉइटी, सिद्धि जैन थेफ्ट से गया तो रॉबरी, रॉबरी से डेकॉइटी, एक्सटॉर्शन में गया से रॉबरी और रॉबरी से डेकॉइटी, ठीक है। मतलब डेकॉइटी के लिए रॉबरी और रॉबरी के लिए थेफ्ट या एक्सटॉर्शन होना जरूरी है, ऐसा मेरा कहना है। एक बार समझ लो वापस से, कोई दिक्कत नहीं। Where 5 or more person jointly commit or attempt to commit robbery, या फिर कितने भी लोग हों कमिट करते हैं या अटेम्प्ट टू कमिट करते हैं रॉबरी, एंड जो पर्सन प्रेजेंट एंड एडिंग है
वो 5 या उससे ज्यादा है। ये माना जाएगा कि डेकॉइटी हुई। तो कितने लोग हों? 5 या उससे ज्यादा। क्या करें? रॉबरी या फिर उसका अटेम्प्ट। तो हर व्यक्ति जो भी इन्वॉल्व है माना जाएगा कि उन्होंने डेकॉइटी की है। तो ये एग्जाम का कौन सा क्वेश्चन हो गया? एमसीक्यू का, कि डेकॉइटी के लिए कितने लोग होना चाहिए? 5 या उससे ज्यादा लोग। माइनर या इंसेन हुआ तो उसको तो हटा देंगे, सिटीजन बिल्कुल, क्योंकि वो एक्सेप्शन में चला जाएगा कि अनसाउंड व्यक्ति है, 7 साल से कम का है, तो देयर इज नथिंग लाइक जॉइंटली कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। और बताओ, इन केस ऑफ एम्परर वर्सेस लश्कर, एग्जाम में तो नहीं आएगा। अ गैंग ऑफ 5 डेकॉइट्स, वन ऑफ whom had gun, raided the house of X. ठीक है, घुस गए। After looting, while they were running away with their whatever they have taken, bounty, जो भी पैसा मिला, they shot down one villager. अब बताओ, पहले तो थेफ्ट हुआ, एक्सटॉर्शन तो नहीं है ना, यहां घुसे, प्रॉपर्टी ले आए विदाउट कंसेंट, पोजेशन से लेके आए प्रॉपर्टी, थेफ्ट हुआ। थेफ्ट में कॉजेज डेथ, करेक्ट, तो फिर रॉबरी हो गया, हाँ या ना? कॉजेज डेथ, अटेम्प्ट टू कॉज, मतलब कॉजेज डेथ और अटेम्प्ट टू कॉज, करेक्ट है। डेथ, हर्ट या फिर डेथ, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो आगे पहुंच गए, रॉबरी भी हो गया। अब कितने लोग थे? 5 या उससे ज्यादा, डेकॉइटी भी हो गया। तो डेकॉइटी के साथ मर्डर की भी लायबिलिटी बनेगी, डेकॉइटी के साथ मर्डर की भी लायबिलिटी बनेगी, सब पर, बिल्कुल सभी पर, जो भी शामिल थे। पर जो कार्य कर रहे थे ना, वो कम से कम 5 या उससे ज्यादा होने चाहिए। तो आप समझो कि जो चोर डाकू आए ना, तो डाकू मतलब 5 या उससे ज्यादा लोग, डाकू मतलब 5 या उससे ज्यादा लोग, ये ध्यान रखें, ठीक है। एम्परर वर्सेस लश्कर, लश्कर मतलब आप समझ गए, और एम्परर जादू नंदन सिंह वर्सेस एम्परर, जादू नंदन सिंह के ज्यादा चांसेस हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लो, टेक अ ब्रेक, फिर आगे बढ़ेंगे।